स्टूडेंट्स, मैं अजय गुप्ता। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेशन चल रहा था, तो उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया का भाग 1 है। भाग 2 इसके बाद दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आर्थिक भूगोल में आपका काफी सिलेबस हो चुका है, परंतु सिलेबस के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो भी बाकी रह गए हैं, तो उन्हीं पार्ट्स को हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए, उसी में से एक पार्ट है आपका निर्णय प्रक्रिया, जिसको हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो देखिए, तो आपको पता है इंसान जो है दिन प्रतिदिन या कोई भी फर्म के जो प्रबंधक होते हैं या इसके अलावा किसी संगठन के शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, वो आए दिन कोई ना कोई निर्णय लेते रहते हैं, और इस निर्णय प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर किसी संगठन में या किसी संस्था में कोई उच्च स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं तो उसका प्रभाव उस पूरी संस्था पर पड़ता है और उससे जुड़े हुए व्यक्तियों पर, सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो निर्णय प्रक्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है। तो इस विषय से आप देखना चाहेंगे तो भूगोल में भी इसका जो जो अभी शुरुआत हो गई है, 1964 में सबसे पहले से शुरुआत हुई थी, जब इसकी शुरुआत हुई थी भारत, मतलब आर्थिक भूगोलवेत्ताओं ने जब स्थिति के संदर्भ में, यानी कि जो कारखाने स्थापित किए जाते हैं या जो अवस्थापनाएं होती हैं, उनकी कारखानों की स्थितियां होती हैं, उनको स्थापित करने के लिए या उनके लिए सही स्थितियों का चयन करने के लिए यहाँ पर निर्णय प्रक्रिया को एक प्रभावी रूप से अपनाया गया था। तो देखिए, निर्णय प्रक्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसके द्वारा किसी महत्वपूर्ण निर्णयों को प्राप्त किया जाता है, क्योंकि निर्णयों का आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इससे न केवल संगठन बल्कि इसके साथ ही सभी प्रक्रियाएं जिनमें निर्णय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो ये सभी प्रक्रियाएं इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो देखिए, इसकी कई सारी परिभाषाएं हैं, परंतु जॉर्ज आर टेरी ने इसकी एक परिभाषा दी 1964 में, जिसमें उन्होंने बताया अपनी पुस्तक में, जो उनकी पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इनमें से तो उन्होंने बताया है कि 2 या 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प का चयन ही क्या है, निर्णय है। यानी कि 2 संभावित विकल्प है और उनमें से एक उपयुक्त जो आपका निर्णय है, मतलब जो विकल्प है उसका चयन करना ही क्या कहलाता है, निर्णय कहलाता है। तो देखिए, निर्णय की और भी कई परिभाषाएं मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, तो वहां से आपको मिल जाएगी। पर इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताएं भी है निर्णय की, जिनको हम देख लेते हैं। तो देखिए, परिवर्तन निर्णय जो है एक काफी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, इसमें काफी सारी चीजें हैं। तो इसमें से कुछ विशेषताएं भी, निर्णय की क्या विशेषताएं होती है, यानी निर्णय लेने की क्या, डिसीजन मेकिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उनको हमें देखना है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, परिवर्तनशील प्रक्रिया, यानी कि निर्णय क्या है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है। तो आपको पता है कि निर्णय जो है समय के साथ स्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि आज हम किसी विशेष परिस्थिति में कोई निर्णय ले रहे हैं तो कल किसी दूसरी विशेष परिस्थिति में हम निर्णय लेते हैं। तो समय के अनुसार निर्णय भी चेंज होते रहते हैं। संगठनों में या किसी संस्थाओं में जो अधिकारी होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, उनके निर्णय भी समय के अनुसार, स्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इसके बाद देखिए, निर्णय क्या है, एक नियमित प्रक्रिया है। नियमित कैसे है प्रक्रिया, क्योंकि जो निर्णय एक नियमित प्रक्रिया इस प्रकार से है कि निर्णय मतलब लेना ही पड़ता है ना, चाहे संगठन हो, चाहे संस्था हो, चाहे किसी कोई उद्योग हो, जहां पर क्या है, निर्णय उनको लेना ही पड़ता है। जो ऊंचे स्तर पर होते हैं उनको, प्रबंधकों को निर्णय लेना ही पड़ता है। तो एक नियमित प्रक्रिया है, क्योंकि इसी प्रक्रिया के तहत ही उस संगठन का कल्याण होता है या उस संगठन के द्वारा जो भी जितने सारे काम आगे के जो है या फ्यूचर के काम जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। तो एक नियमित प्रक्रिया है। तीसरी बात क्या है, यह जो निर्णय होता है वो विवेकशीलता पर आधारित होता है। तो विवेकशीलता कैसी, मतलब कि देखिए, निर्णय जो जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो वही व्यक्ति ले सकता है जो विवेकशील व्यक्ति होता है, वही उचित प्रकार के निर्णयों को ले सकता है ना। जो व्यक्ति विवेकशील नहीं है या जो जल्दबाजी में रहता है तो उपयुक्त प्रकार के निर्णय वो नहीं ले पाएगा। इसलिए यहाँ पर जिस व्यक्ति के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं वो विवेकशील व्यक्तियों का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद तो देखिए, इसके बाद साधना होकर साधन मात्र। देखिए, निर्णय की प्रक्रिया है, निर्णय लेना है, वो साधना होकर एक साधन मात्र है। यानी क्या है, हम निर्णय के द्वारा ही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं ना, तो बिना निर्णय लिए हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। यानी निर्णय क्या है, निर्णय साथ देना की साधन हमारा वो लक्ष्य है ना, जो हमें प्राप्त होगा अपने निर्णय के थ्रू, हमको या अपने निर्णय के द्वारा जो हमको लक्ष्य प्राप्त होगा। देखिए, इसके बाद क्या है, निर्णय प्रक्रिया जो है वास्तविकता के अधिक निकट है, क्योंकि हम इससे जो निर्णय लेते हैं उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है ना। तो हम कई सारे विकल्पों में से जब उपयुक्त विकल्प को चयन करते हैं, उपयुक्त विकल्प को हम आधार बनाते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये जो हमारे जो निर्णय जो लिए जाते हैं वो वास्तविकता के अधिक निकट होते हैं, क्योंकि व्यक्ति उन्हीं विकल्पों को चुनता है या उसी निर्णय को लेता है सभी के हित में होते हैं या पूरे विश्लेषण पर आधारित होते हैं। तो पूरा इनका संश्लेषण और विश्लेषण किया था उसी पर आधारित होने के कारण वास्तविकता के अधिक निकट माना जाता है। इसके बाद क्या है कि मूल्यांकन तथा विश्लेषण पर आधारित जो निर्णय होते हैं
वो मूल्यांकन तथा विश्लेषण पर आधारित होते हैं, क्योंकि जितने भी हमें निर्णय लेने पड़ते हैं उन सबका पहले हमें विश्लेषण करना पड़ता है, उनका मूल्यांकन करना पड़ता है। संस्था में भी कोई व्यक्ति या प्रबंधक जो है जो निर्णय लेते हैं या जो निर्णय की प्रक्रिया को जानते हैं, तो उस प्रक्रिया के लिए वो पहले उस सभी विकल्पों का वो क्या करते हैं, गहन विश्लेषण करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, फिर उसमें से जो सबसे उपयुक्त विकल्प होता है उसका वो चयन करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, इसकी विशेषता मूल्यांकन तथा विश्लेषण आधारित होता है आपकी निर्णय प्रक्रिया। इसके बाद देखिए धनात्मक एवं ऋणात्मक स्वरूप भी होता है निर्णय का, ये भी एक इसकी विशेष स्वरूप है। देखिए जरूरी नहीं है कि निर्णय हमेशा सकारात्मक ही हो या पॉजिटिव ही हो, कभी कभी क्या होता है निर्णय हमारे गलत भी हो जाते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, उनका जो प्रभाव होता है वो गलत भी पड़ता है। तो ऐसा देखा होगा कई बार जो निर्णय होते हैं नेताओं के द्वारा लिए जाते हैं या जो कुछ प्रबंधकों के द्वारा लिए जाते हैं तो उससे नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है। तो निर्णय जो है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और देखिए इसके बाद क्या है, निर्णय की विशेषता क्या है, अंतिम प्रक्रिया है। आपको पता होगा किसी भी कार्य को परिणत रूप से करने के लिए अंतिम प्रक्रिया के रूप में निर्णय लिया जाता है, कि जब अंतिम प्रक्रिया आ जाती है तो उसको हम अंतिम प्रक्रिया के रूप में निर्णय लेते हैं कि अब इसमें ये होना चाहिए। सभी विकल्पों पर, सभी विश्लेषण पर, मूल्यांकन पर नजर करने के बाद में हम अंतिम प्रक्रिया में हम विकल्पों का चयन करते हैं और उसमें से हम निर्णय करते हैं। तो ये इसकी विशेषता भी है कि अंतिम प्रक्रिया है। इसके बाद देखिए निर्णय के कुछ सिद्धांत है ना, तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए अधिकतम लाभ का सिद्धांत है ना, तो निर्णय का सिद्धांत, ये अधिकतम लाभ का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि निर्णय जो होना चाहिए वो निर्णय इस प्रकार से लिए जाना चाहिए कि उससे अधिकतम व्यक्तियों का लाभ संभावित हो, है ना। ऐसा निर्णय होना चाहिए जिससे सभी को लाभ मिले या अधिकतम लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए, तो ऐसे निर्णय हमारे होने चाहिए। इसके बाद देखिए क्या है, मानवोचित व्यवहार का सिद्धांत। तो देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है मानवोचित व्यवहार, देखिए क्योंकि निर्णय का प्रभाव सभी मानवों पर पड़ता है तो उसका व्यवहार जो है वो मतलब मानव पर पड़ना स्वाभाविक है। तो जैसे क्या, ये देखिए जैसे मान लीजिए संगठन में कोई प्रबंधक जो है वो बीमार कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर देता है, तो मान लीजिए वो नहीं आ पाए तो उनके वेतन में कटौती हो गई। अब वेतन में कटौती हो गई तो इसका प्रभाव उसे जरूरी नहीं है कि उससे पूछ के ही पता चलेगा, वो अपने कर्मचारियों को देखकर भी, मनोस्थिति को समझकर भी, उनकी मानव की व्यवहार को समझ सकता है कि हाँ इससे मेरे जो कर्मचारी हैं दुखी है ना। तो मानवोचित व्यवहार का सिद्धांत भी इस पर एक लागू होता है कि मानव के व्यवहार के द्वारा भी हम जो है इसमें निर्णय के सिद्धांत तक हम पहुंच सकते हैं। इसके बाद समय का सिद्धांत। तो देखिए समय का सिद्धांत यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो दीर्घकालिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं तात्कालिक होते हैं, परंतु हर निर्णय अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। परंतु यहाँ पर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है ना। मान लीजिए कोई कुछ ऐसे प्रशासक है जिनको त्वरित निर्णय लेना है और त्वरित निर्णय खराब भी होना चाहिए ना। त्वरित निर्णय से अगर मान लीजिए कोई उनको निर्णय लेना है, उससे काफी बड़े लोगों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, बड़े जनसमूह पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी समय के साथ में निर्णय क्या होना चाहिए, सटीक होने चाहिए और उस निर्णय को पूरे जांच परख के अनुसार ही क्या कहते हैं उसमें यूज करना चाहिए हमें। तो समय का सिद्धांत यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखिए गतिशीलता का सिद्धांत है ना। तो देखिए समय के साथ क्या होता है, जो हमारे निर्णय होते हैं ये बदलते रहते हैं, है ना। इनमें भी गतिशीलता आती है। गतिशीलता के द्वारा हमारे निर्णयों के जो प्रकार होते हैं या निर्णयों में हमारे सिद्धांत होते हैं उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद देखिए व्यक्ति स्वहित का सिद्धांत है ना। देखिए अधिकतर आपको पता होगा व्यक्ति जो भी निर्णय करते हैं वो अपने स्वहित को देखते हैं, यानी स्वयं अपने फायदे को देखते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए इसमें एक सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है कि ज्यादातर व्यक्ति निर्णय प्रक्रिया में निर्णय लेते हैं वो अपने कल्याण के लिए, अपने फायदे के लिए ज्यादातर निर्भर होते हैं। तो ये भी एक प्रमुख सिद्धांत है जो निर्णय के सिद्धांत की पुष्टि करता है। इसके बाद देखिए पूर्णता का सिद्धांत है ना। तो देखिए पूर्णता सिद्धांत हमें बताता है कि जो निर्णय हम लेते हैं, जो भी निर्णय होते हैं वो पूर्ण होने चाहिए, है ना। ऐसा कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। यानी पूर्णता सिद्धांत हमें बताता है कि जो निर्णय लिए जाते हैं वो पूर्णता पर आधारित होने चाहिए, अधूरे निर्णय नहीं होने चाहिए, या उसमें जो निर्णय होने चाहिए पूर्ण होने चाहिए, है ना। या कुछ छुपे हुए निर्णय नहीं होने चाहिए, वो जो निर्णय होने चाहिए वो स्पष्ट होने चाहिए और एकदम क्लियर होने चाहिए मतलब। इसके बाद व्यवहारिकता का सिद्धांत है ना। तो देखिए इसमें क्या है, निर्णय के ये एक सिद्धांत बताता है कि जो निर्णय होने चाहिए वो सैद्धांतिक रूप से व्यवहारिक निर्णय होने चाहिए, जो सभी को या अधिकतम व्यक्तियों को समझ में आए या अधिकतम व्यक्तियों के द्वारा उनकी पुष्टि की जाए। तो निर्णय प्रक्रिया में या व्यवहारिकता का सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बाद उद्देश्य का सिद्धांत है, बताता है हमें कि निर्णय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य की वजह से वो निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है, कि उसी वजह से हम निर्णय ले पाते हैं। इसके बाद देखिए पूर्वानुमान का सिद्धांत है। तो देखिए निर्णय हम जो भी लेते हैं उसमें पूर्वानुमान का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखिए पूर्वानुमान का सिद्धांत हमको बताता है कि हम जो भी निर्णय लेने वाले हैं, या जो सिद्धांत जो मतलब ये बताता है कि जो निर्णय हम लेने वाले हैं या जो निर्णय आधारित होगा हमारा, उसमें पूर्वानुमान का भी हमें पुट होना चाहिए, यानी पूर्वानुमान के आधार पर भी हमें अनुमान लगा लेना चाहिए। तो ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत
रह जाता है। इसके बाद देखिए सीमाओं के ज्ञान का सिद्धांत। तो देखिए जो निर्णयकर्ता होते हैं उनको सीमाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, है ना। जैसे किसी मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में किसी चीज को लेकर के या किसी आर्थिक स्थिति को लेकर के कोई जो निर्णय लेने वाले प्रबंधक है तो उन्हें सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए कि उनके पास कितने संसाधन है, उसी प्रकार से उनको निर्णय करने चाहिए। ऐसा ना हो कि संसाधन इतने ना हो और निर्णय उल्टा सीधा ले रहे हैं। तो यहाँ पर सभी सीमाओं का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास कितना विकल्प है और कितना हमारे पास संसाधन है, उसी हिसाब से हमें सिद्धांतों के अनुरूप हमें निर्णय लेने चाहिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर निर्णय के कुछ प्रकार हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है सामान्य एवं विशिष्ट निर्णय होते हैं। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं सामान्य प्रकार के होते हैं जिनका ज्यादा लोगों पर व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु कुछ विशिष्ट निर्णय होते हैं जिनका व्यापक लोगों पर प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर जो विशिष्ट निर्णय होते हैं सामान्य प्रकार के निर्णयों से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद देखिए व्यक्तिगत एवं संस्थागत होते हैं। कुछ निर्णय होते हैं केवल एक आध व्यक्तियों के लिए अपने स्वयं के लिए होते हैं तो व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं, परंतु जब पूरी संस्था को ध्यान में रख के ऐसे प्रबंधकों के द्वारा या संस्था के जो मालिक है या संस्था के जो प्रबंधक है उनके द्वारा निर्णय लिया तो उनको संस्थागत निर्णय कहते हैं। इस बात नहीं देखिए नियोजित तथा अनियोजित निर्णय। तो देखिए जो निर्णय होते हैं वो नियोजित भी हो सकते हैं अनियोजित भी होते हैं, है ना। नियोजित निर्णय जो है वो व्यापक मतलब जो ज्यादा व्यापक नहीं होते हैं नियोजित। इसके अलावा अनियोजित निर्णय होते हैं ये व्यापक ध्यान रखकर बनाए जाते हैं क्योंकि इनके द्वारा काफी बड़ी मात्रा में जो है प्रभाविता होती है। इसके बाद देखिए एकाकी एवं सामूहिक निर्णय, ये भी एक प्रकार है प्रमुख इसका। एकाकी निर्णय का मतलब ये है कि जैसे किसी क्षेत्र में जो है एक ही व्यक्ति के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है ना, जिससे केवल एक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, उसका परिवार प्रभावित हो रहा है। तो सामूहिक निर्णय में क्या होता है, सामूहिक निर्णय में एक पूरा समूह जो है बैठ करके निर्णय लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में पूरे जो बड़े बोर्ड ऑफ मेंबर्स है वो बैठ जाएंगे स्थान पर और वो सभी मिलकर के जब कोई निर्णय करते हैं सामूहिक निर्णय इसको हम कहते हैं। देखिए एकाकी की तुलना में सामूहिक निर्णय ज्यादा सटीक रहते हैं और ज्यादा उचित रहते हैं, है ना। इसके बाद देखिए तात्कालिक एवं दीर्घकालिक निर्णय, है ना। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं तात्कालिक होते हैं, उसी समय लिए जाते हैं और उस समय की प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, परंतु कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो दीर्घकालीन नीतियों को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। तो ये निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद देखिए नीति संबंधी होते हैं या चालू निर्णय होते हैं। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं नीतियों से संबंधित होते हैं, है ना, कि किन नीतियों का पालन किसी संगठन में किसी संस्थान में, है ना, किसी विभाग में किया जाएगा। और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं चालू निर्णय होते हैं जो मौजूदा व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही उसी तत्काल समय पर बनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए कुछ कार्यकारी निर्णय होते हैं, है ना, कुछ कार्य को करने के लिए कार्य की दिशाओं को आसान बनाने के लिए कुछ निर्णय होते हैं। इसके प्रकार कार्यक्रमात्मक और अकार्यक्रमात्मक निर्णय भी होते हैं। लेकिन कार्यक्रमात्मक जो निर्णय होते हैं ये स्पष्ट नहीं होते, परंतु इनका कोई ज्यादा विस्तृत वर्णन नहीं होता। तो अकार्यक्रमात्मक जो निर्णय होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं और ये बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखिए उपक्रम के निर्णय होते हैं, अंतर विभागीय निर्णय होते हैं और विभागीय निर्णय होते हैं। उपक्रम के निर्णय क्या होते हैं, देखिए उपक्रम में क्या होता है, किसी फर्म में कोई जो प्रबंधक है वो उस भवन का प्रबंधक है या सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कोई निर्णय ले रहा है कंपनी का जिसका प्रभाव पड़ेगा या उस फर्म पर उसके निर्णय का प्रभाव पड़ेगा तो उसे उपक्रम का निर्णय कहते हैं। किसी फैक्ट्री का अंतर विभागीय मतलब क्या होता है, जब विभागों के अंदर प्रबंधकों के ऊपर भी जो नियंत्रक प्रबंधक होते हैं तो वो निर्णय लेते हैं, उसको अंतर विभागीय निर्णय कहते हैं, जो उन प्रबंधकों को भी नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा विभागीय निर्णय होते हैं जो विभागों में जो प्रबंधक होते हैं उनके द्वारा पूरे विभाग को संभालने के लिए निर्णय लिए जाते हैं और इससे पूरे विभाग पर ही जो प्रभाव पड़ता है तो उसको हम कहते हैं विभागीय निर्णय कहते हैं। तो ये है हमारा टॉपिक आज का निर्णय प्रक्रिया, जिसका ये भाग 1 है। भाग 2 आपको आने वाले समय में यानी कि कल प्राप्त होगा। धन्यवाद।